लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और हर किसी के अंदर उत्साह है कि इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो लोगों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आज हम निकले हैं जयपुर लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करने के लिए कि क्या है लोगों के बीच में माहौल यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जयपुर सीट से। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से माहौल बन रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं देश को लेकर और सरकारों को लेकर, राज्यों को लेकर, वो किस तरह से लोगों के अंदर पहुंच रही है, किस तरह से विकास की जो दिशा है और दशा है जो दोनों तय हो रही हैं। मैं बातचीत करूंगी, यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी जयपुर लोकसभा सीट से आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? आप लोग चाय की थड़ी पर बैठे हैं, क्या चर्चा चल रही है राजनीति की अभी? देखिए, जयपुर शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ का जो माहौल है जो बहुत ही धार्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती मंजू शर्मा जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लगातार 30-40 वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं। और उनके जो पिताजी थे परम श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा जी, उनका जो ईमानदारी और जो उनका व्यक्तित्व था उसका भी उनको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो एक बेहतरीन श्रेष्ठ राजनेता थे और उनका एक ऐसा व्यवहार, नेता न होके सब लोग उनको एक अपना घरेलू व्यक्तित्व मानकर उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जयपुर सीट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, मंजू शर्मा जी की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक महिला प्रत्याशी को सांसद प्रत्याशी बनाया गया है, तो इससे महिलाओं में भी अलग से जोश देखा जा रहा है। लेकिन इसका जो मैसेज निकलकर सामने आया है वो क्या सोचते हैं आप? वैसे जो विकास की जो गंगा बही है, ये मोदी जी के कार्यकाल में मोदी को ही वोट पड़ेगा और इतना वोट पड़ेगा कि 400 पार ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी सीटें। तो आपकी बार 400 पार जो नारा है उससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हैं हम। 400 पार का नारा बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ साथ जो पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही हैं मुद्दों को लेकर, देखिए प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पर, और जब बात आती है लोकसभा चुनाव की तो हम प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं वो सबसे पहला चेहरा होता है जब हम वोट देने जाते हैं। तो आपकी नज़र में वो चेहरा क्या आपको अपोजिशन में कहीं दिखाई देता है मोदी जी के टक्कर में? बिल्कुल, मोदी जैसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस में कोई उनकी टक्कर का कोई नेता है? नहीं है। राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सिरे से यहाँ पर नकार दिया गया है। राम मंदिर के मुद्दे की मैं चर्चा करना चाहूँगी कि आप बताइए कि राम मंदिर पर आपकी क्या राय है, कि क्या ये मुद्दा इन चुनावों में गरमाएगा? हाँ, शायद आ सकता है। ये मोदी जी ने किया, बाकी पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये जो राम मंदिर बनवाया है मोदी के ही काल में हुआ है। महिलाओं की बात हो, राम मंदिर जैसे मुद्दों की बात हो, जहाँ पर सालों साल से डिसीजन पेंडिंग चल रहा था, ऐसे काम किए गए हैं। पूर्वी राजस्थान की मैं बात करना चाहूँगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आप लेते हैं ERCP का जो मुद्दा था वो किस तरह से सालों से टालते आ रही थी सरकारें, लेकिन वो सरकार जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की बनी वो मुद्दा सबसे पहले सॉल्व किया गया। आपकी क्या राय है? भाई, इसमें सभी के विचारों को लेके मोदी जी ने वो चीज़ देखी गई है कि भाई सभी का विचार लिए और बाद में इसी का लागू किया गया। जिस प्रकार मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे मानूंगा कि महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है। अभी जैसे कि उन्होंने अपने मालवीय क्षेत्र से और विधानसभा क्षेत्र जो अपने लोकसभा चुनाव के अंदर मंजू शर्मा जी को दिया है, तो वो महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़ें, कि घर में बैठे नहीं। और आपने अभी भाई साहब से बात कही कि उनके विपक्ष में भी कोई है क्या, तो उन्होंने अब आज खुद ही देख लीजिए, उनके विपक्ष में जो खाजरवाज जी हैं उन्होंने तो खुद ने कह दिया कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता और बीजेपी इस चीज़ के अंदर बहुत मजबूत है। हो सकता है खाजरवाज जी हार जाए और मंजू जी को 6.5-7 लाख वोट मिले। आपको क्या लगता है कि खाचरियावास को भी क्या मजबूरी में उतरना पड़ रहा है? कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी। कांग्रेस लगातार अपने टिकट प्रत्याशी चेंज कर रही है, चाहे से जयपुर सीट देख लीजिए आप, या फिर आप दूसरी सीट पे भी चले जाइए, आप राजसमंद चले जाइए, वहाँ पर भी चेंज कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि प्रत्याशियों की कितनी कमी से जूझ रही है कांग्रेस? कांग्रेस में एक भय है
एक डर है कि उनको लगता है कि हमारी ज़मानत जब्त नहीं हो जाए। सच बात है, क्योंकि उन्होंने जो मोदी जी ने जो काम किया है वो सबको दिख रहा है। और इतने सालों जब कांग्रेस यहाँ पे थी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। आपको दिख रहा होगा कि पेपर लीक मामले में सब कुछ निकल के आ रहे हैं। और केजरीवाल जी का भी अभी देख ही लिया होगा आपने कितना हुआ है कि मुख्य वक्ता पूरा वही है सारे। तो कांग्रेस में पूरी तरह से भय है कि हम बीजेपी के सामने टिक ही नहीं सकते, हमारी ज़मानत जब्त नहीं हो जाए। तो जो बची कुची है वो कहते हैं कि ना मामा से काना मामा चोखा, कहते हैं कि अब नहीं तो इसी को उतार दो। वो चीज़ें हुई है। तो कांग्रेस ने वही किया कि जो मिल रहा है उसी को उतार देते, बोला ठीक है आप बीजेपी का सामना तो करो, हम पीछे खड़े हैं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बीजेपी ने जो वो कैंडिडेट चुना है सोच समझ के चुना है और आगे 400 प्लस ही सीट मिलेगी। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस की भी जो भ्रष्टाचार की नीतियां रही हैं वो आम जन के चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। और आप बताइए, आप वोट देने जाएंगे, ये प्रधानमंत्री चुनने का समय है, आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे कि हाँ, एक सशक्त आम नागरिक होने के नाते मैं इन मुद्दों को, इन चेहरों को वोट करना चाहता हूँ जिससे मेरे देश की दशा और दिशा दोनों सुधरे? देखो, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं, उनके मुद्दे अच्छे हैं और जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे जो भी सिलेंडर वगैरह जो भी ग्रामीण में दिए हैं वो सारी वादे उन्होंने पूरे किए हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी तो है ही, और हमारे यहाँ पे जो टिकट दिया है उन्होंने मंजू जी शर्मा को, इतने सरल स्वभाव की महिला हैं और महिला को पहली बार टिकट दिया है, तो मैं कह रहा हूँ वो बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगी। तो देखा अपने लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि लोकसभा चुनाव में जब आप वोट देने जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री चुनने का समय है, किस तरह से आप सामने जाकर वोट देंगे? जब आप वोट का बटन दबाएंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके दिमाग में होंगे? देखो, मेरे जो नज़र में है, जो बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए हैं वादे। और जो युवाओं पर जो जैसे रोज़गार की बात हो रही है, जब महिलाओं पर लोन की बात हो रही है, महिला को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है हर चीज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से और बीजेपी की सरकार ने जो मतलब अब तक जो काम किए हैं, जो चाहे महंगाई के लिए हो, महंगाई राहत में हो, महिलाओं का जो कैंप लगाए हैं इन्होंने रोज़गार के लिए, लोन के लिए, और युवाओं के लिए जो रोज़गार दिए हैं, तो उस हिसाब से तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। और मैं ये चाहूँगा हर किसी के लिए कि मोदी सरकार ही आए, दोबारा रिपीट हो। तो देखा आपने, लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार दोबारा बने, मिशन 25 दोबारा से पूरा हो, हैट्रिक हो इसकी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब वोट देने जाते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप सरकारों का चुनाव करेंगे इस बार? एक्चुअली में जो आज के टाइम में जो मुद्दे हैं वो युवाओं को लेकर हैं। भारत के अंदर जो युवा पीढ़ी है, हम सभी जानते हैं कि जो अपने देश में सबसे युवा देश भारत है, और भारत की जो युवा पीढ़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है। युवा चाहते हैं कि स्वरोजगार सिस्टम जो है वो पूरी तरह से लागू हो। आज का जो मुद्दा बेरोजगारी पे होता है, आप भी देख रहे हैं, सभी युवाओं से आपने पूछा है, सबके दिलों के अंदर एक चेष्टा है कि मोदी जी जो पीएम बने और युवाओं के सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी के वो सारे दूर हों, और आईटी जैसे सिस्टम से जो भारत बदल रहा है, डिजिटल इंडिया वाला जो कार्य मोदी जी ने किया है उसकी वजह से काफ़ी युवाओं को रोज़गार मिला है, प्रोत्साहन मिला है, और काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं। क्योंकि मोदी जी की जो एक्टिविटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मजबूत है। जिस तरह से हमको जो पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है, वो शायद कभी मिला नहीं था और शायद कभी आएगा भी नहीं। हम चाहें तो उनको विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। तो भारत के लिए और युवाओं के लिए बड़ा अवसर अच्छा है ये, और मोदी जी 400 पार जाएं, प्लस जाएं। हम तो चाहते हैं कि हमेशा ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिलते रहें और बने रहें। हम सभी युवाओं की यही सोच है, और इसी मुद्दे के कारण हम यही मुद्दा लेके आगे चलेंगे, और ये साकार भी हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से हम जुड़े हैं। मेरा पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है। मैं कई कार्यकर्ताओं से जुड़ा हूँ। आदरणीय कुलदीप सिंह जी है, इनसे भी मैं 10-15 साल से जुड़ा हूँ। इनके जो कार्य हैं, इनके जो सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं, जो समाज के अंदर जो बड़ी एक्टिविटी होती रहती है, चाहे महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, और निचली शेड्यूल कास्ट जो है उनको लेकर हो, सब समानता का रूप है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जितनी पार्टी आज तक आई उन्होंने सिर्फ अपना ही जो क्या कहते हैं हित, अपना हित चाहा है। लेकिन जो मोदी जी है
वो देश के हित में कार्य कर रहे हैं, सबका हित चाह रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, महिलाओं का, हर चीज़ का हित चाह रहे हैं। और जो हमको मिला है ना, सबका साथ, जो मोदी जी का जो पार्टी का नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, वो संभव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल मैडम, संभव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई सही प्रधानमंत्री तीसरी बार चेष्टा नहीं करता। प्रधानमंत्री बनने की हमारे लिए एक गर्व की बात है कि 2 बार प्रधानमंत्री जी उस स्थिति में जीते हैं जब स्थिति काफ़ी डगमगा रखी है और सारे जो विरोधी पार्टी हैं सब एक होके, बहुमत होके मोदी जी को हराना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी युवाओं ने और देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा जो ना अब तीसरी बार 400 प्लस के पार जाएगी और बड़े डंके के साथ जाएगी, ये हमारा जो है दिल की भावना है। तो देखा आपने, लोग बाग यहाँ पर कह रहे हैं कि डंके की चोट पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बार 400 पार होगा, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप क्या सोच रहे हैं जब आप वोट देने जाएंगे? जयपुर लोकसभा सीट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला प्रत्याशी बनाई गई है सांसद के लिए, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को मौका देने की बात कही थी और उसको पूरा भी कर रही है कहीं ना कहीं बीजेपी, तो इस दिशा में आपका क्या सोचना है? देखो जी, हमारे मोदी जी ने पहली बार तो महिलाओं को हर जगह उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और जो उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सबसे आगे, उनको हर तरह से मतलब सुरक्षा के साथ से और कोई सभी तरह से तो उनको पूरा महत्व दिया है। और मोदी जी ने अभी ये पहली बार हमारे जयपुर में महिला को टिकट देके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि महिलाओं के यहाँ सुरक्षा का भी बहुत एक मुद्दा रहता है और हर तरह से भी मतलब विकास में सब तरह से। वैसे मोदी जी ने आज तक क्या भारत में एक तरह की क्रांति पैदा की है। 10 साल में मतलब ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला आज तक जो इतनी तगड़ी 10 साल में क्रांति ले आया। देश में लो चाहे विदेश में लो, कहीं भी लो, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और ये 100% मैं कह सकता हूँ कि वो 400 से पार जाएंगे। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्रांति का पर्याय बन चुके हैं। और जयपुर लोकसभा सीट के मैंने आपको अभी लोगों की राय सुनाई है। यहाँ पर हर किसी के पास मोदी जी की, बीजेपी की नीतियाँ पहुँच चुकी हैं, चाहे से युवा हो, चाहे से महिला हो, चाहे से रोज़गार हो, हर मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास की नीति है जो सबकी ज़ुबान पर सुनाई दे रही है। और किस तरह से ये समीकरण बन रहे हैं वो अब मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। सबका साथ सबका विकास और हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला जो नारा है वो यहाँ पर साकार होता दिखाई दे रहा है। अब ये तो थे जयपुर लोकसभा सीट के समीकरण जो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात बीजेपी के लिए, वहीं उतनी ही बड़ी टेंशन कांग्रेस के लिए ज़रूर है। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं तो रखिएगा अपनी राय इन मुद्दों पर। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार।